नमस्कार। तो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आप सब जानते हैं कि लगभग आ ही चुकी है। कितने पद हैं? 5000 प्लस पद हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद आई है और जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का हुआ तो उसमें सबसे बड़ी भर्ती है तो वो जूनियर अकाउंटेंट की है। फिर जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जीके के साथ साथ फर्स्ट पेपर के साथ साथ जो सेकंड पेपर है जिसमें 6 सब्जेक्ट हैं, उसके अंदर जो सीए हैं सतीश सर, उनसे आप मिल ही चुके हो जो पढ़ा रहे थे। बहुत सारे विद्यार्थी ये कमेंट कर रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि पिछले 6 से 7 वर्ष हो गए लगातार हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से खांडल सर। वो ही आपको पूरा पोर्शन इकोनॉमिक्स का करवाएंगे। आज इन 7 वर्षों में जो सर ने करवाया, कभी एक सिंगल क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हुआ है। तो खांडल सर से मैं आपका परिचय करवाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद उनकी पूरी एक क्लास आप डेमो के रूप में देखिएगा। फिर आप डिसाइड करिए कि आपको ऑनलाइन किसके साथ जुड़ना है। तो मैं आपका परिचय करवा रहा हूं, आपसे मिलवा रहा हूं खांडल सर से। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मानसिक और शारीरिक रूप से घर परिवार के साथ सकुशल होंगे। और मैं मेरी बात को प्रारंभ करने से पहले बाग बागेश्वरी वीणापाणी मां शारदे के चरणों में नमन करता हूं, जिनकी ऐसी मनोकंपा हुई और ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग बना कि आज आपका और मेरा आमना सामना इस संकल्प क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा है। जैसा कि संजय जी ने बताया अभी आपको कि काफी लंबे इंतजार के बाद जूनियर अकाउंटेंट और संगणक की भर्ती आई है। जूनियर अकाउंटेंट में इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा रोल है और इकोनॉमिक्स है वो ग्रेजुएशन लेवल की है, इसलिए अपने आप पढ़ करके उसमें अच्छी मार्किंग हासिल नहीं की जा सकती है, इसलिए अच्छे टीचर की जरूरत होती भी है। दूसरी, सर ने आपको बताया कि 6-7 साल से मैं सर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। सर से अभी बात हुई कि जूनियर अकाउंटेंट और संगणक में तो हमारा इस यहाँ जुड़ना तय है। मैं यहाँ जूनियर अकाउंटेंट और संगणक में इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स आपको करवाऊंगा। और कहीं भी डिसीजन लेने से पहले, कहीं भी क्लास ज्वाइन करने से पहले आप एक बार वहाँ का डेमो जरूर देख लेना। और दूसरी चीज, वहाँ का रिकॉर्ड चेक कर लेना कि वहाँ पढ़ाने वाले अध्यापक ने जो क्लास में करवाया है उसका कितना पोर्शन आपके एग्जाम में आया है। क्योंकि पढ़ाना कोई नई बात, बड़ी बात नहीं है। पढ़ाने में कई टीचर क्या करते हैं कि वो कॉन्सेप्चुअली इजी कॉन्सेप्ट वाली चीजें पढ़ा देते हैं और टफ कॉन्सेप्ट वाली चीजें बताते ही नहीं है। इकोनॉमिक्स में ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि इकोनॉमिक्स का आप में से अधिकांशतः विद्यार्थियों का कभी इकोनॉमिक्स से पाला ही नहीं पड़ा। पता ही नहीं कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से टॉपिकों का नाम पता है, लेकिन टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं ये पता ही नहीं रहता है। तो एक टीचर वो होता है जो इजी पढ़ा देता है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगी और उसमें से क्वेश्चन आते नहीं है। मैं आपको कंप्लीट बिल्कुल जीरो से भी, यानी जमीनी स्तर से भी 4 इंच नीचे से बिल्कुल जीरो स्तर से लेके चलूंगा और आपको डीपेस्ट पॉइंट तक लेके जाऊंगा, जहां तक आरपीएससी और आपका अधीनस्थ बोर्ड दोनों मिलकर भी पेपर बनाए तो उससे डीपेस्ट नहीं जा सके, वहां तक ले जाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। अब थोड़ी देर के बाद में मेरी एक डेमो क्लास रहेगी जिसको आप कंप्लीटली देखिएगा और लगभग आपका 90% आपको क्लास में ही समझ में आ जाएगा, क्लास में ही आपको याद हो जाएंगी चीजें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। तो अब आप अपनी क्लास को देखिएगा, इकोनॉमिक्स की क्लास को देखिए, फिर आप डिसाइड करिए कि भी संकल्प की स्ट्रीम से हमें जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो अपने जितने ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज अपने मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन पर चर्चा करेंगे। देखिए, मुद्रास्फीति को समझने से पहले अपने को 2 चीजें देखनी होंगी। एक क्रय शक्ति और दूसरी चीज है कीमत स्तर। कीमत स्तर देखिए, क्रय शक्ति क्या होती है? मुद्रा की कीमत को क्रय शक्ति बोलते हैं। मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की कीमत,
यानी आप एक मुद्रा की एक इकाई से कितनी वस्तुएं खरीद सकते हो, वो मुद्रा की कीमत है। दूसरी तरफ कीमत स्तर क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत। दो अलग अलग बातें हो गई। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को क्या कहेंगे, कीमत स्तर। मुद्रा की कीमत को क्या कहेंगे, क्रय शक्ति। इन दोनों में जो है नकारात्मक संबंध होता है। इन दोनों में कैसा संबंध होता है, नकारात्मक संबंध होता है। नकारात्मक संबंध का मतलब हो गया, यदि आप एक में वृद्धि करोगे तो दूसरा कम हो जाएगा, एक में कमी करोगे तो दूसरे में वृद्धि हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। मान लीजिए 1 किलो चीनी जो है ये 20 रुपए किलो, 20 रुपए कीमत थी इसकी, और अब उसी 1 किलो चीनी की कीमत है वो 25 रुपए हो गई। चीनी क्या हो गई, चीनी महंगी हो गई, यानी कीमत स्तर क्या हो गया, कीमत स्तर बढ़ गया। क्लियर। दूसरी तरफ मान लीजिए कि आप दुकानदार हैं, आपको 100 रुपए खरीदने हैं, तो 100 रुपए खरीदने के लिए आपको कितनी चीनी देनी पड़ती थी, पहले 20 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी देनी पड़ती थी। 100 रुपए के नोट के लिए 5 किलो चीनी देनी पड़ती थी, और अब उसी 100 रुपए के नोट के लिए आपको 25 रुपए किलो के हिसाब से चीनी बेचोगे तो कितनी चीनी देनी पड़ेगी, 4 किलो चीनी देनी पड़ेगी। यानी कि पहले उसी नोट के लिए 5 किलो चीनी देनी पड़ती थी, अब 4 किलो चीनी देनी पड़ती है, यानी कि आपको कम चुकाना पड़ता है। आपके लिए वो नोट क्या हो गया, सस्ता हो गया। यानी कि मुद्रा कैसी हो गई, मुद्रा सस्ती हो गई, यानी कि क्रय शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर। दोबारा देखिए आप, 1 किलो चीनी के 20 रुपए लगते थे, अब 25 रुपए लगते हैं, मतलब चीनी महंगी हो गई। पहले 100 के नोट के लिए 5 किलो चीनी लगती थी, अब 4 किलो चीनी लगती है, यानी कि चीनी नोट क्या हो गया, सस्ता हो गया। दोनों में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है, नकारात्मक संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, अप्रत्यक्ष संबंध है, विपरीत दिशायमान संबंध है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, या यूं कहें कि रिवर्स रिलेशनशिप है। यानी एक में वृद्धि होती है तो दूसरे तत्व में कमी होती है। यही चीज अपन ने यहां लिखी थी। दोनों में, मुद्रा की क्रय शक्ति में और कीमत स्तर में, दोनों में क्या, क्रय शक्ति और कीमत स्तर दोनों में कैसा संबंध होता है, नकारात्मक संबंध होता है। यानी कि जब एक बढ़ेगा, एक में वृद्धि होगी, इसमें वृद्धि करेंगे तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा, या फिर क्रय शक्ति को कम करोगे तो कीमत स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी दोनों में नकारात्मक संबंध है। दोबारा बता देता हूं आपको, एक बार दोबारा सुन लीजिए। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को कीमत स्तर कहा जाता है, और मुद्रा की कीमत को मुद्रा की क्रय शक्ति कहा जाता है। क्लियर। और दोनों में नकारात्मक संबंध होता है। अब देखिए, अब अपन देखते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। होता क्या है मुद्रास्फीति, होता क्या है इन्फ्लेशन, जब वस्तुएं महंगी हो जाएं, यानी कि कीमत स्तर है वो सामान्य कीमत स्तर से बढ़ जाए। वस्तुएं सामान्यतः जिस कीमत पर मिलती थी उससे महंगी मिलने लग जाए, कीमत स्तर बढ़ जाए, और दूसरी तरफ मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाए, मुद्रा का परचेजिंग पावर है वो डाउन आ जाए। अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। दोबारा देखिए आप, क्या कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें कीमत स्तर बढ़ जाए, कीमत स्तर बढ़ने का मतलब हो गया वस्तुएं एवं सेवाएं क्या हो गई, महंगी हो गई। कीमत स्तर बढ़ने का मतलब वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो गई, तथा क्रय शक्ति
क्या हो जाए, कम हो जाए, क्रय शक्ति घट जाए। क्रय शक्ति घटने का मतलब हो गया मुद्रा की कीमत या मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई, कीमत कम हो जाए या मुद्रा सस्ती हो जाए, यूं कह सकते हो कि मुद्रा क्या हो जाए, सस्ती हो जाए, मुद्रा सस्ती हो जाए, मुद्रा सस्ती हो जाए। दो स्थितियां बताई हैं मैंने आपको, एक तरफ आपने देखा है कि कीमत स्तर बढ़ जाए और दूसरी तरफ आप देख रहे हो क्रय शक्ति घट जाए, ये दोनों एक साथ होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि दो चीजें एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, कीमत स्तर बढ़ता है तो क्रय शक्ति कम हो जाती है और कीमत स्तर कम होता है तो क्रय शक्ति बढ़ जाती है, दोनों में विपरीत संबंध होता है। एक तरफ कीमत स्तर बढ़ जाए और क्रय शक्ति घट जाए, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी ऐसी स्थिति, मुद्रास्फीति कहलाएगी, मुद्रास्फीति कहते हैं। आप सामान्य शब्दों में यह कह सकते हो कि महंगाई का बढ़ जाना, महंगाई का बढ़ जाना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। महंगाई की स्थिति होती है, महंगाई बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और दूसरी तरफ मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की परचेजिंग पावर, वो 100 रुपए का नोट जिससे पहले 5 किलो चीनी खरीद सकते थे अब मात्र 4 किलो चीनी खरीद सकते हैं, यानी कि उस नोट की वैल्यू कम हो गई, वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ गई लेकिन नोट की वैल्यू कम हो गई। उस स्थिति को क्या कहेंगे, उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहेंगे। क्लियर, मुद्रास्फीति होती क्या है, ये समझ में आ गया। चलिए अब अपन देखते हैं मुद्रास्फीति के बाद में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, ये आपका सामान्य कीमत स्तर है, सामान्य कीमत स्तर है, यानी कीमतें इस लेवल पे रहनी चाहिए या रहती हैं। क्लियर। अब अपन क्या देखेंगे, यदि सामान्य कीमत स्तर से कीमतें बढ़ जाती हैं, सरकारी प्रयासों से फिर वापस कम होती हैं, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतों का अर्थव्यवस्था के किसी ना किसी एक वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बताऊंगा डिटेल से आपको। तो सरकार प्रयास करती है और इन कीमतों को वापस सामान्य कीमत स्तर तक लाने का प्रयास करती है। जब कीमतें सामान्य कीमत स्तर से कम हो जाती हैं तो इसका भी अर्थव्यवस्था के किसी ना किसी एक वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो सरकार फिर प्रयास करती है और इन घटी हुई कीमतों को वापस सामान्य कीमत स्तर तक ले जाने की कोशिश करती है। ये चार मूल रूप से अवस्थाएं बनती है। कीमतें कभी भी स्थिर नहीं रहती हैं, कीमतों में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन आता रहता है, उच्चावचन होती रहती हैं, कीमतें कम ज्यादा होती रहती हैं। लेकिन सामान्य कीमत स्तर से बढ़ने की स्थिति अलग है, सरकारी प्रयासों से इसको सामान्य कीमत स्तर तक कम लाने की स्थिति अलग है, सामान्य कीमत स्तर से कम हो जाने की स्थिति अलग है, सामान्य कीमत स्तर तक सरकारी प्रयासों से वापस कीमतों को बढ़ाने की स्थिति अलग है। यह जो पहली स्थिति है इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन। अच्छा साहब, और जब सरकारी प्रयासों से कीमतों को कम किया जाता है तो इसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिसइन्फ्लेशन। कीमतें सामान्य कीमत स्तर से अपने आप कम हो जाती हैं, अर्थव्यवस्था की, बाजार की शक्तियों के माध्यम से, मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के माध्यम से ये कम हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। और सरकारी प्रयासों से कीमतों को वापस सामान्य कीमत स्तर तक लाया जाता है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन। देखिए हिंदी में अलग अलग वर्ड है इनके लिए। अर्थव्यवस्था में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल बता देता हूं, इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति भी बोलते हैं, मुद्रा प्रसार की अवस्था भी बोलते हैं। डिसइन्फ्लेशन को विस्फीति भी बोलते हैं, विस्फीति भी बोलते हैं, और विस्फीति के साथ साथ अपस्फीति भी बोलते हैं, अपस्फीति। अच्छा साहब, डिफ्लेशन है, इसको अवस्थिति बोलते हैं,
और रिफ्लेशन है, इसको संस्फीति बोलते हैं, संस्फीति। अब ध्यान से देखना, इसको स्फीति बोलते हैं। स्फीति के साथ इसको प्रसार भी कहा जाता है, मुद्रा प्रसार। अवस्फीति है, इसको अवस्फीति के साथ में मुद्रा संकुचन भी कहा जाता है, मुद्रा संकुचन। और इसको संस्फीति बोलते हैं। हिंदी वाले वर्ड हैं वो एक दूसरे में मिलते जुलते हैं, इसलिए कहता हूं कि अर्थव्यवस्था में जो जितनी भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है उसको इंग्लिश में आपको याद करना चाहिए। तो ये हो गया इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन। अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर को लेकर ये 4 अवस्थाएं बनती हैं, एक एक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में आप क्या देखेंगे, देखना, इन्फ्लेशन ये वाली अवस्था है, ये वाली अवस्था, यानी कीमतों का सामान्य कीमत स्तर से बढ़ जाना, कीमतों का सामान्य कीमत स्तर से बढ़ जाना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहलाता है। लिख देते हैं, क्या लिखें, कीमत स्तर का, कीमत स्तर मतलब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, कीमत स्तर का सामान्य कीमत स्तर से बढ़ जाना क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। कीमतों का सामान्य कीमत स्तर से बढ़ जाना इन्फ्लेशन कहलाता है। दूसरी चीज, कीमतें बढ़ जाएंगी तो नुकसान किसको होगा, उपभोक्ताओं को नुकसान होगा, निर्माणकर्ताओं, निर्माताओं, व्यापारियों, उद्योगपतियों, इनको फायदा होगा। कीमत बढ़ जाएंगे तो उनको फायदा होगा, बेचने वालों को फायदा होगा, व्यापारियों, उद्योगपतियों, निर्माताओं, मैन्युफैक्चरर्स, इनको फायदा होगा, उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। तो किसके ऊपर, उपभोक्ताओं पर, उपभोक्ताओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसका, मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, मुद्रास्फीति की बात कर रहा हूं, मुद्रा प्रसार की बात कर रहा हूं। क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, कीमत स्तर सामान्य कीमत स्तर से बढ़ जाएगा। और ऐसी स्थिति का किसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उपभोक्ता वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इज दिस क्लियर। दूसरी, ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों होती है, कीमतें कब बढ़ती हैं, जब अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा बढ़ जाती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, मुद्रा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है। देखिए, आपके पास मुद्रा बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे, ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, यानी आप मांग, वस्तुओं की मांग बढ़ा देंगे। मुद्रा बढ़ जाए, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, तरलता बढ़ जाएगी तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो कीमत क्या होती है, कीमत भी बढ़ जाती है। इसको एग्जाम्पल से समझिए आप, एकादशी के व्रत वाले दिन आलू और केले की कीमतें बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस दिन आलू और केले की मांग बढ़ जाती है। तो बढ़ी हुई मांग पर कीमतें बढ़ती हैं। एक अनार 100 बीमार, चार लड़कों की शादी फिक्स हो गई, गांव में घोड़ी एक है, तो घोड़ी वाला क्या कहेगा, 51,000 रुपए लूंगा भैया, उससे कम में तो नहीं आऊं। और अगर घोड़ियां 4 होती, एक जने की शादी होती, मांग कम होती, पूर्ति ज्यादा होती, तो घोड़ी वाला खुद टकरा लेता आपसे और क्या कहता कि भैया घोड़ी हमारी आएगी, पैसे की कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, घर की ही बात है। तो मांग बढ़ते ही क्या होता है, मांग बढ़ते ही कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ऐसी कीमतें कब बढ़ती हैं, ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, देखिए ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा या यूं कहें कि तरलता, लिक्विडिटी के बढ़ जाने से वस्तुओं की मांग बढ़ती है, वस्तुओं की मांग बढ़ती है और कीमत स्तर बढ़ जाता है, कीमत स्तर बढ़ जाता है। क्लियर। यानी ये कह सकते हैं कीमत स्तर बढ़ता है तो उसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहेंगे।
मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का रीजन क्या है, कारण क्या है, मुद्रास्फीति की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, इन्फ्लेशन की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है भैया? देखिए मुद्रास्फीति की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, या तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए या यूं कहें कि तरलता बढ़ जाए अर्थव्यवस्था में, तो इससे वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और वस्तुओं की मांग बढ़ते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी कि कीमत स्तर बढ़ जाएगा। इज दिस क्लियर? यानी स्थिति कैसी उत्पन्न हो जाएगी, स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, यानी कि समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा हो जाएगी। पूर्ति कम है, मांग ज्यादा है, और ये मांग ज्यादा पूर्ति कम कब होती है, मांग ज्यादा कब होती है, जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो मांग ज्यादा होती है, ऐसी स्थिति होगी। अच्छा साहब, इसके बाद में अपन देखते हैं, ये वाली स्थिति हो गई, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है किस पर, उपभोक्ता वर्ग पर। मुद्रा की मात्रा तरलता बढ़ जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, कीमतें सामान्य कीमत स्तर से बढ़ जाती हैं। क्लियर? देखिएगा एक बार, यही स्थिति थी, ये वाली स्थिति, कीमतें सामान्य कीमत स्तर से बढ़ रही थी, कारण बता दिया आपको, प्रभाव बता दिया, स्थिति बता दी अर्थव्यवस्था में कैसी स्थिति बनती है। दूसरी अवस्था ये है, ये वाली, जब यहां कीमतें बढ़ी तो उपभोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, सरकार को कीमतें वापस कम करनी थी, नियंत्रित करनी थी, तो सरकार प्रयास करेगी और सरकारी प्रयासों से कीमतें वापस सामान्य कीमत स्तर तक कम हो जाएंगी। इस वाली अवस्था को बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, डिसइंफ्लेशन। देखिए डिसइंफ्लेशन, दूसरी अवस्था आपकी आती है डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन होता क्या है, डिसइंफ्लेशन में जो इन्फ्लेशन वाला नकारात्मक प्रभाव था, उपभोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव था, उसको समाप्त करने के लिए सरकारी प्रयासों से कीमतों को सामान्य कीमत स्तर तक कम लेना। एक तो सामान्य कीमत स्तर से कम, एक तो सामान्य कीमत स्तर से कम, ये तो से कम है और ये तक कम है। सामान्य कीमत स्तर तक कम लाना या उससे कम चले जाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी सामान्य कीमत स्तर तक कम लाने की बात कर रहे हैं अपन। क्लियर? तो इन्फ्लेशन के नकारात्मक प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा था, उपभोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने के लिए सरकारी प्रयासों से, सरकार प्रयास करती है, सरकार एफर्ट लगाती है, सरकारी प्रयासों से कीमत स्तर का सामान्य कीमत स्तर तक, सामान्य कीमत स्तर तक कम हो जाना क्या कहलाता है, डिसइंफ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन के प्रभावों को समाप्त करना डिसइंफ्लेशन है। इन्फ्लेशन कीमतें बढ़ी हुई थी, वापस कम करके उसके स्तर तक, सामान्य कीमत स्तर तक ले आएगा। अच्छा साहब, ये कैसे करती है सरकार? सरकार ये काम कैसे करती है? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी और राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, इन दोनों के उपकरणों को काम में लिया जाता है। मौद्रिक नीति अलग से पढ़ेंगे, राजकोषीय नीति अलग से पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति में क्या होता है, ब्याज दर को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। ब्याज दर बढ़ा दी जाती है तो लोग उधार कम लेंगे, लोगों के पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, वो मांग भी कम करेंगे और मांग कम करेंगे तो कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी। क्लियर? दूसरी तरफ राजकोषीय नीति में सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है, सब्सिडी कम कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है, सब्सिडी कम कर देती है, ब्याज दर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ब्याज दर बढ़ाते ही लोग उधार कम लेंगे, लोगों के पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी, और तरलता कम हो जाएगी तो क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, लोग वस्तुओं की मांग कम करेंगे, कीमतें कम हो जाएंगी, और मैंने यही बोला कि कीमतें कम हो गई। दूसरी तरफ कर ज्यादा लगा दिया जाता है, सरकार टैक्स ज्यादा लेगी तो लोगों के पास खर्च करने के लिए अपने हाथ में पैसा कम बचेगा,
तो वो कम मांग करेंगे, मांग कम करेंगे तो कीमतें कम हो जाएंगी। दूसरी, सब्सिडी कम कर देती है सरकार, सब्सिडी के रूप में जो पैसा देती है वो कम कर देगी, तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम आएगा, तरलता कम हो जाएगी, मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी और तरलता कम हो जाएगी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो मांग कम करेंगे और कीमतें कम हो जाएंगी। तो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, इन दोनों के माध्यम से सरकार प्रयास करती है कि बढ़ी हुई कीमतें वापस अपने सामान्य स्तर पर आ जाएं, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, डिसइंफ्लेशन कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, डिसइंफ्लेशन कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए तीसरी अवस्था, थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था कौन सी है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में आप देखेंगे ये वाली अवस्था, कीमतें अपने आप बढ़ी थी, सरकार ने प्रयास किया और कीमतों को वापस लेवल में लेके आए। कीमतें, कई बार ऐसी अवस्था आती है कि कीमतें सामान्य कीमत स्तर से कम हो जाती हैं, ये भी नुकसानदायक है। इस वाली अवस्था को पढ़ रहे हैं अपन, इस वाली अवस्था को पढ़ रहे हैं। यहां क्या होगा, ध्यान से देखिएगा क्या होता है, कीमतें सामान्य कीमत स्तर से कम हो जाती हैं, कीमतें सामान्य कीमत स्तर से कम हो जाती हैं। किसकी कीमतें, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें। क्या कहेंगे उसको, उसको डिफ्लेशन की स्थिति कहेंगे। क्लियर? तो कीमत स्तर का सामान्य कीमत स्तर से कम हो जाना क्या कहलाएगा, डिफ्लेशन कहलाएगा। इज दिस क्लियर? कीमत स्तर का सामान्य कीमत स्तर से कम हो जाना अवस्फीति कहलाएगा, डिफ्लेशन कहलाएगा। अच्छा साहब, इसका नकारात्मक प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, जब कीमतें बढ़ी थी तो उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ था, कीमतें डाउन चली जाएंगी तो निर्माताओं, उद्योगपतियों, व्यापारियों, इनको नुकसान होगा, इनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो डिफ्लेशन का किसके ऊपर, व्यापारी, उद्योगपति, व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा निर्माताओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ऐसा कब होता है, जब अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा कम हो जाती है, मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। मुद्रा की मात्रा कम होगी, तरलता की मात्रा कम होगी, आपके जेब में पैसा कम होगा तो आप मांग कम करेंगे, मांग कम करेंगे तो कीमतें क्या हो जाएंगी, कीमतें कम हो जाएंगी। मांग कम करेंगे तो कीमतें कम हो जाएंगी। जैसे गर्मियों में स्वेटर या ऊनी कपड़े या गर्म कपड़े है, उनकी मांग कम हो जाती है तो वो सस्ते हो जाते हैं। देखिएगा कभी भी आप, सर्दियों में फ्रिज की कीमत कम होने के पीछे यही कारण है कि फ्रिज की मांग कम हो गई। क्लियर? और गर्मी आते ही मांग बढ़ जाएगी। आप कभी भी देखना, अभी भी आप क्लब फॉक्स के शोरूम पर जाकर पूछिएगा कि हाफ शर्ट की कीमत, वो कहेंगे 70% ऑफ है, 70% डिस्काउंट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भैया? क्योंकि उनको पता है कि सर्दी, गर्मियां चली गई है, अब आगे सर्दी का मौसम आएगा, अब सीजन जा रहा है, तो जाते हुए सीजन पर जो स्टॉक अपने पास पड़ा है उसको जैसे भी करके निकाला जाए तो कीमतें कम कर देते हैं। तो जैसे ही मांग कम होती है कीमतें कम हो जाती हैं। तो इस डिफ्लेशन जो है, ये उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा या यूं कह सकते हैं कि तरलता, मुद्रा की मात्रा या यूं कह सकते हैं तरलता का कम हो जाना इसका कारण है। क्लियर? मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, जब मुद्रा कम हो जाएगी तो मुद्रा कम होते ही क्या होगी, मांग कम हो जाएगी, और मांग कम होगी तो मांग कम होते ही क्या होगा, कीमतें कम हो जाएंगी, और कीमत स्तर का कम हो जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्लेशन कहलाता है। अच्छा, आप ये भी देख सकते हो कि जो डिफ्लेशन है ये किसका विपरीत है, इन्फ्लेशन का अपोजिट है। इन्फ्लेशन में क्या था, कीमतें सामान्य कीमत स्तर से बढ़ रही थी
और डिफ्लेशन में क्या है, कीमतें सामान्य कीमत स्तर से कम हो रही हैं। यही देखा था अपन ने, यही देखा था अपन ने इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में क्या देखा था, देखिए एक बार दोबारा से, कीमतें सामान्य कीमत स्तर से बढ़ रही थी, कीमतें सामान्य कीमत स्तर से बढ़ रही थी। दूसरी तरफ अभी क्या देखा, कीमतें सामान्य कीमत स्तर से कम हो रही हैं, दोनों अपोजिट है। तो इन्फ्लेशन है, ये डिफ्लेशन का अपोजिट होता है, क्लियर। और डिफ्लेशन के कारण किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, व्यापारी उपभोक्ताओं व्यापारी उद्योगपतियों निर्माताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए और सरकार प्रयास करती है। सरकार क्या प्रयास करती है, सरकार प्रयास करती है कि जैसे भी करके मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, तरलता की मात्रा बढ़ जाए, ताकि तरलता की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी तो जो डिफ्लेशन की स्थिति है उससे निजात मिलेगी, उससे बाहर निकला जाएगा, क्लियर। तो देखिए अगली अवस्था कौन सी, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन देखिए, अभी आपने देखा था डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था व्यापारी वर्ग पर, उद्योगपति वर्ग पर। डिफ्लेशन के जो नकारात्मक प्रभाव थे, नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए और सरकार प्रयास करेगी, सरकारी प्रयासों से, और क्या होंगी, कीमत स्तर का बढ़ जाना, लेकिन कहां तक, सामान्य कीमत स्तर तक, सामान्य कीमत स्तर तक बढ़ जाना। आप कीमतें बढ़ा तो रहे हैं, आप कीमतें बढ़ा तो रहे हैं, देखिए यहां से कीमतें बढ़ तो रही हैं, यहां से बढ़ रही हैं, लेकिन वो केवल सामान्य कीमत स्तर तक बढ़ रही हैं, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर जाते स्थिति वापस नकारात्मक वाली आ जाएगी। तो कीमतें सामान्य कीमत स्तर तक बढ़ना, ये जो था डिफ्लेशन था, इसके प्रभावों को समाप्त करने के लिए सरकार प्रयास करती है और कीमतें वापस बढ़ने लगती हैं, यहां तक जाती हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को संस्फीति रिफ्लेशन कहा जाता है। इज दिस क्लियर। देखिए क्या लिख सकते हैं उसको आप, बढ़ जाना। अच्छा साहब, कीमत स्तर कैसे बढ़ाया जाता है, कीमत स्तर कैसे बढ़ाया जाता है, वही आप कह सकते हो कि मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति, इन दोनों का उपयोग करती है सरकार। मौद्रिक नीति में क्या करती है, ब्याज दर में परिवर्तन करती है। मौद्रिक नीति अलग से पूरा डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे, यहां सिर्फ इतना समझ लो कि मौद्रिक नीति में जो सरकार है केंद्रीय बैंक के माध्यम से मौद्रिक नीति का संचालन करती है। तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, ब्याज दरों में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। ब्याज दर को बढ़ा देंगे तो लोग उधार कम लेंगे, लोगों के पास मुद्रा की मात्रा कम होगी, लोग मांग कम करेंगे तो कीमतें कम हो जाएंगी। और यहां कीमतें बढ़ानी है तो ब्याज दर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ब्याज दर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब ब्याज दर कम होते ही क्या होगा, लोग उधार ज्यादा लेंगे। अब ब्याज दर कम हो गई, पहले 10% था, फिर 8 हो गया, 6 हो गया, 4% ब्याज दर आते ही आप लोन ज्यादा लेंगे, उधार ज्यादा लेंगे, आपके पास मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, आपके पास तरलता बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी तो आप मांग बढ़ा देंगे, मांग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मांग बढ़ा देंगे तो कीमत बढ़ जाएंगी, कीमत स्तर बढ़ जाएगा। और वही कर रहे हैं अपन, कीमत स्तर को बढ़ाया जा रहा है, कीमत स्तर को सामान्य कीमत स्तर तक बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाने के लिए किया जा रहा है सब। दूसरी तरफ राजकोषीय नीति में सरकार क्या करेगी, सरकार टैक्स तो कम कर देगी और सब्सिडी बढ़ा देगी। टैक्स कम करेंगे, इससे क्या होगा, लोगों के पास में खर्च करने के लिए हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा। टैक्स कम कर देंगे, पहले 20% टैक्स था, 100 में से 80 रुपए आपके पास बचते थे, अब टैक्स को कम कर दिया, 15% कर दिया, तो 100 में से 85 रुपए आपके पास बचेंगे। पहले 80 रुपए से मांग करते थे, अब 85 रुपए से मांग करेंगे तो मांग बढ़ जाएगी, टैक्स बढ़ जाएगा, आपके पास मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, खर्च करने योग्य पैसा आपके हाथ में बढ़ जाएगा, सब्सिडी आपको ज्यादा मिलेगी, सरकार पैसा आपको ज्यादा देगी, तो इससे भी खर्च करने के लिए पैसा आपके पास ज्यादा बचेगा। तो इन दोनों में क्या होगा, मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो कीमत स्तर बढ़ जाएगा। इस अवस्था को क्या कहते हैं, रिफ्लेशन। चलिए अब देखते हैं अपन ने मुद्रास्फीति की 4 अवस्थाएं देखी अलग अलग।
अर्थव्यवस्था में मुद्रा का स्तर कम हो जाना, बढ़ जाना, सरकारी प्रयासों से बढ़े हुए स्तर को कम करना, सरकारी प्रयासों से कम हुए स्तर को बढ़ा देना। यह सामान्य कीमत स्तर बढ़ गया, अपने आप बढ़ा, क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन सामान्य कीमत स्तर से बढ़ना, क्लियर। इन्फ्लेशन नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उपभोक्ताओं पर, मांग ज्यादा होगी तो ऐसी स्थिति आएगी, यानी कि मुद्रा की मात्रा ज्यादा होगी तो ऐसी स्थिति आएगी, सरकारी प्रयासों से वापस कम किया जाएगा, डिसइंफ्लेशन बोल देंगे, क्लियर। दूसरा सरकारी प्रयास मौद्रिक और राजकोषीय नीति के माध्यम से। तीसरा अपन ये देख सकते हैं कि कीमतों का सामान्य कीमत स्तर से कम हो जाना, अपने आप, सरकार केवल यहां तक कम करती है, इसके बाद में होता है वो अपने आप, अर्थव्यवस्था में अपने आप होता है। अपने आप कब, ये बढ़ती कब है, जब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई की स्थिति होती है। कम कब होती है, जब एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई की स्थिति होती है, तो ऐसा हो जाएगा। अब सरकार मौद्रिक और राजकोषीय नीति के उपकरणों को, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी को अप्लाई करेगी, तो इससे क्या होगी, कीमतें वापस सामान्य कीमत स्तर तक बढ़ जाना, यह कहलाता है रिफ्लेशन। ये चार अवस्थाएं अपन ने देखी। अब इन चार अवस्थाओं के बाद में अपन देखेंगे स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट स्थिति देखते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन स्टैगफ्लेशन वैसे तो इसको हिंदी में अवपात मुद्रास्फीति, मंदीगत मुद्रास्फीति, निस्पंदन मुद्रास्फीति, कई नाम है, लेकिन मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हिंदी वर्ड आपको कम से कम याद करने, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इकोनॉमी की जो है वो इंग्लिश में ही देखती है। इसको अवपात, मंदीगत या निस्पंदन मुद्रास्फीति बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन को क्या बोलते हैं, या तो अवपात मुद्रास्फीति कह सकते हो, मंदीगत मुद्रास्फीति कहते हो, निस्पंदन मुद्रास्फीति कह सकते हो, ये इसके नाम है, क्लियर। होता क्या है, देखिए होता क्या है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी और मंदी की स्थिति में स्फीति उत्पन्न हो जाए, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाए, मंदी की स्थिति में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाए, मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो, ये दोनों अवस्थाएं एक साथ उत्पन्न हो जाएं, तो इस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस अवस्था को, स्टैगफ्लेशन। मंदी में क्या होता है एक्चुअली, देखिए मंदी में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, मंदी में बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। और मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति में कीमत स्तर बढ़ता है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, जब दोनों अवस्थाएं एक साथ हो जाती हैं तो इस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस अवस्था को, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। देखिए कैसे होता है, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये डिमांड थी और ये सप्लाई थी, पूर्ति, जहां दोनों मैच करती हैं, इस अवस्था को यहां कीमत निश्चित होती का निर्धारण होता है और यहां उत्पादन का निर्धारण होता है, यह सामान्य अवस्था बनती है। बाजार में क्या होता है, मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा कीमत निर्धारण होता है। कीमत कितनी होती है, मांग और पूर्ति जहां आपस में क्रॉस कर जाएं उसको कीमत स्तर कहते हैं। तो कीमत स्तर यह हो गया। अब किसी भी कारण से यदि पूर्ति कम हो गई, उत्पादन कम हो गया, किसी भी कारण से हो सकता है, हड़ताल शुरू हो गई, रॉ मटेरियल की उपलब्धता कम हो गई, मान लीजिए कि चीनी है वो गन्ने की सीजन निकल गई, गन्ने की सीजन निकलते ही गन्ना उपलब्ध नहीं हो रहा है शुगर मिल्स को, तो वो चीनी का उत्पादन कम करते हैं, पूर्ति कम हो जाएगी, पूर्ति कम की स्थिति हो गई, और पूर्ति का वक्र ये बन गया, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, नई साम्य अवस्था आपके पास में आ गई। अब इस नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके ऊपर आप चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि देखिए ये इधर Q से कम होकर Q0 हो गया उत्पादन का स्तर, और कीमत स्तर P से बढ़कर के P1 हो गया। अब इसका एनालिसिस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपके पास में दो चीजें आ गई, Q से कम होकर Q0 हो गया, उत्पादन कम हो गया, उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। कब की बात कर रहे हैं, जब पूर्ति वक्र है वो S से गिरकर S0 हो गया, पूर्ति कम हो गई,
पूर्ति कम होते ही क्या होगा, उत्पादन कम हो। पूर्ति कम कब होते, जब उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम हो गया और उत्पादन कम होते ही क्या हुआ, अब बेरोजगारी शुरू हो जाएगी, छटनी रिट्रेचमेंट शुरू कर देंगे। एक कंपनी में 1000 आदमी काम कर रहे थे, उत्पादन का स्तर कम होते ही वो क्या करेंगे, वो 1000 में से 200 को निकाल दो भैया, 800 की जरूरत है, तो वो बेरोजगारी बढ़ गई। तो उत्पादन कम होते ही क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। क्लियर। दूसरा प्रभाव Q से Q और दूसरा प्रभाव P से P1 हो गया, यानी कीमत स्तर बढ़ गया। P से P1 हो गया यानी कि कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। और कीमत स्तर बढ़ने को ही क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी एक तरफ आपने देखा दो प्रभाव पड़ रहे हैं, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ मुद्रास्फीति बढ़ रही है। ये दोनों अवस्थाएं एक साथ आ जाए अर्थव्यवस्था में तो इसको क्या कहेंगे, इसको स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहा जाएगा। इसको स्टैगफ्लेशन कहेंगे, अवपात, मंदीगत या निस्पंदन मुद्रास्फीति कहेंगे। इज दिस क्लियर। यह हो गया आपका स्पंदन मुद्रास्फीति। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। यहां आपने क्या देखा, बेरोजगारी की दर और कीमत स्तर, बेरोजगारी की दर और कीमत स्तर दोनों में सकारात्मक संबंध देखा कि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। मंदी भी आ रही है, कीमतें भी बढ़ रही हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, कीमतें भी बढ़ रही हैं, दोनों एक साथ बढ़ रही हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उसको स्टैगफ्लेशन की अवस्था कहेंगे। अब स्टैगफ्लेशन के बाद में अपन एक नई चीज देखते हैं, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व, फिलिप्स वक्र, क्या कहेंगे इसको, फिलिप्स वक्र कहेंगे। होता क्या है फिलिप्स वक्र, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखते हैं कि फिलिप्स वक्र का प्रतिपादन किसने किया। तो न्यूजीलैंड के एक अर्थशास्त्री थे, न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री थे, नाम था W.A. फिलिप्स। इसने इसका प्रतिपादन किया था, फिलिप्स वक्र का। फिलिप्स वक्र का प्रतिपादन किसने किया, W.A. फिलिप्स ने किया। इसने कहा भैया दो बीमारी हो गई अर्थव्यवस्था में, दो बीमारी हो गई, एक तो गर्म मिजाज की बीमारी हो गई, दूसरे ठंडे मिजाज की बीमारी हो गई। ध्यान से सुनना इसको। एक तो आप ये कह दो कि टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, और दूसरा आप ये कह दो कि पीलिया हो गया, पीलिया, ये तो भाव निकल गया, या मियादी हो गई, और दूसरा पीलिया हो गया। ठीक है, दो बीमारियां हो गई, दोनों बीमारियां एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये एक इंजेक्शन है, इंजेक्शन, ये इंजेक्शन पीलिया का है, ये इंजेक्शन लगाओगे तो पीलिया तो कम हो जाएगा लेकिन भाव बढ़ेगा। ध्यान से देखना। और एक ये टेबलेट है, टेबलेट, ये टेबलेट दोगे तो भाव है ये तो कम हो जाएगा लेकिन ये जो पीलिया ना ये बढ़ जाएगा। अब बताओ कौन सी दवाई दें, समस्या हो गई, समस्या हो गई ना। सेम ऐसी ही स्थिति अर्थव्यवस्था में हो गई। अर्थव्यवस्था में एक तो बेरोजगारी की नाम की बीमारी हो गई, एक तो बेरोजगारी नाम की बीमारी हो गई, और दूसरे मुद्रास्फीति नाम की बीमारी हो गई। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अवस्थाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं तो रिजल्ट बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं तो रिजल्ट बदल जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था, थोड़ी देर पहले क्या कहा था आपने, देखिए थोड़ी देर पहले कहा था दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, यानी ये भी बीमारी हो रही है और मुद्रास्फीति की बीमारी भी है, दोनों बीमारियां एक साथ बढ़ रही हैं, समझ रहे हो। और यहां अब भी अपन क्या देख रहे हैं, अब भी देख रहे हैं दोनों एक साथ नहीं, ये दो बीमारियां हैं और दोनों में विपरीत संबंध है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, किसने बोली थी, W.A. फिलिप्स ने बोली थी ऐसी बात। और W.A. फिलिप्स ने इस बात को एक वक्र के माध्यम से समझाया था, और उस वक्र को क्या कहा जाता है, फिलिप्स वक्र कहा जाता है, फिलिप्स कर्व कहा जाता है। क्लियर। देखते हैं, देखिए फिलिप्स ने कहा था अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, यानी केवल एक परिवर्तन करोगे उसका रिजल्ट देखना है, अन्य बातों को परिवर्तित नहीं करना। ये रूम है, अन्य बातें जैसी हैं वैसी की वैसी रखिए, इसमें एसी बंद कर दीजिए, गर्मी उत्पन्न हो जाएगी।
अब आप कहोगे कि सब गर्मी एसी बंद कर दें, चारों तरफ से खिड़कियां खोल दें तो वो टेम्परेचर वापस कंट्रोल हो जाए, नहीं, अन्य बातें समान रखनी है। आपकी विंडो बंद है तो बंद रखनी है, गेट बंद है तो बंद रखना है, जो अवस्था जैसी है वैसी की वैसी रखनी है। केवल एक आपको एक्शन लेना है, उसका रिजल्ट देखना है। तो अन्य बातें समान रहने पर, अदर फैक्टर्स आर टू बी कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर, और कीमत स्तर तथा बेरोजगारी, यानी कीमत स्तर को आप मुद्रास्फीति भी बोल सकते हैं, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी, इन दोनों में कैसा संबंध होता है? नकारात्मक संबंध होता है। यह बात किसने बोली? यह बात W.A. फिलिप्स ने बोली, और इसी को फिलिप्स वक्र के माध्यम से समझाया। क्लियर? फिलिप्स वक्र कैसा होता है? देखिए, फिलिप्स वक्र ऐसा होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट। इधर यदि आप बेरोजगारी की दर दर्शाते हो, बेरोजगारी की दर, और इधर मुद्रास्फीति दर्शाते हो, तो आप ये देखोगे फिलिप्स वक्र ऐसा बनेगा, दाहिनी तरफ ढालदार। ये क्या है? ये अल्पकालीन फिलिप्स वक्र है, अल्पकालीन फिलिप्स वक्र है। आप क्या देखोगे? जब बेरोजगारी की दर 10% थी तो मुद्रास्फीति की दर 5% थी, और जब बेरोजगारी की दर 5% आ गई तो मुद्रास्फीति की दर क्या हो जाएगी? वो 10% चली जाएगी, ये 10% हो जाएगी। यानी एक अगर कम होगी तो दूसरी क्या हो? दूसरी बढ़ जाएगी। दोनों में नकारात्मक संबंध है, यह फिलिप्स नाम के अर्थशास्त्री ने बताया था। अब इसका एनालिसिस लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? इसका एनालिसिस लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखना। पहली बात, न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री W.A. फिलिप्स ने इसका प्रतिपादन किया, द्वारा प्रतिपादन किया गया। क्या पढ़ रहे हैं अपन? फिलिप्स वक्र पढ़ रहे हैं, द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। क्लियर? दूसरी बात क्या लिख सकते हैं अपन? दूसरी बात लिख सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर बेरोजगारी की दर तथा बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति में कैसा संबंध होता है? नकारात्मक, विपरीत या अप्रत्यक्ष या ऋणात्मक संबंध होता है, संबंध होता है। स्टैगफ्लेशन में आपने देखा था दोनों साथ बढ़ रहे थे, दोनों में सकारात्मक संबंध था। फिलिप्स कर्व में, फिलिप्स वक्र में आप देख रहे हैं कि दोनों में नकारात्मक संबंध है। क्लियर? यानी कि यदि अर्थव्यवस्था में यानी कि यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर को कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको ऊंची मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ेगा, ऊंची मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ेगा। ये बात, यानी कि कौन से दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स, अंतः संबंधित अवयवों या तत्वों के मध्य संबंध बताता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध बताता है। कैसा संबंध होता है? नकारात्मक संबंध होता है। फिलिप्स वक्र कैसा होता है? फिलिप्स वक्र जो होता है ये दाहिनी तरफ ढालदार होता है, दाहिनी तरफ ढालदार होता है। मैंने अभी आपको बताया था फिलिप्स वक्र ऐसा होता है, तो दाहिनी तरफ ढालदार हो गया ना, दाहिनी तरफ ढालदार। क्लियर? और जो दाहिनी तरफ ढालदार होता है, गिरता हुआ होता है,
उसको टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, उसको अधोगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधोगामी। तो फिलिप्स वक्र कैसा होता है, फिलिप्स वक्र अधोगामी होता है प्रकृति में। क्लियर? होता क्यों ऐसा, होता क्यों ऐसा, देखिए ध्यान से देखना। उसने कहा एक इंजेक्शन लगाओ, मुद्रा की मात्रा बढ़ाओ। मुद्रा की मात्रा बढ़ते ही क्या होगा, मुद्रा की मात्रा बढ़ते ही निवेश बढ़ेगा। क्या होगा, निवेश बढ़ेगा। भाई आपके पास पैसा आएगा तो आप नई कंपनियां खोलेंगे या पुरानी कंपनियां जो आपने खोल रखी है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे रोजगार बढ़ेगा। क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी। क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी। अच्छा साहब, रोजगार बढ़ेगा तो एक तरफ बेरोजगारी कम होगी, दूसरी तरफ लोगों की क्या होगी, आय बढ़ जाएगी। आय बढ़ गई, आय बढ़ेगी तो क्या होगी, लोग वस्तुओं की मांग बढ़ा देंगे। अब पहले अगर 10,000 रुपए कमाते थे तो 1 किलो केले लेके जाते थे, और अब 20,000 रुपए कमाने लग गए तो 2 किलो केले लेके जाओगे, मांग बढ़ा दोगे वस्तुओं की। तो मांग बढ़ गई, आय बढ़ते ही, मांग बढ़ते ही क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बताओ इन दोनों में कैसा संबंध है, देखिए और बताइए इन दोनों में कैसा संबंध है। इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी बेरोजगारी कम हुई तो मुद्रास्फीति बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ाओगे तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। यानी दोनों में से एक को कम करोगे तो दूसरा अपने आप बढ़ रहा है। नकारात्मक संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। तो आज के क्लास में अपन ने क्या क्या देख लिया, एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन ने इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन, ये 4 अवस्थाएं देखी। इसके लिए 2 चीजें देखी आपने, एक तो कीमत स्तर देखा, कीमत स्तर क्या होता है, और दूसरा क्रय शक्ति देखी, परचेजिंग पावर क्या होता है। फिर आपने देखा इन दोनों में कैसा संबंध होता है, नकारात्मक संबंध होता है। इनके बारे में आपने क्या क्या देखा, इनके बारे में सबसे पहले देखा इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अवस्थाएं कैसी होती हैं, मतलब सामान्य कीमत स्तर से कीमत स्तर बढ़ा हुआ है या कम है, सामान्य कीमत स्तर तक कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, वो अवस्थाएं देखी। फिर इनका प्रभाव देखा, कौन से का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर अगर सरकार कर रही है तो सरकार कैसा प्रयास कर रही है, कैसा प्रयास कर रही है, मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति के प्रयास कर रही है, इनके बारे में टोटल डिटेल्स देखी। और उसके बाद में 2 महत्वपूर्ण, एक स्टैगफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन के बाद में दूसरा आपका फिलिप्स कर्व, ये 2 अवधारणाएं ये देखी। ये आज की क्लास में अपन ने देखा है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।